गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर कुछ एमसीक्यू करा दीजिए सर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन तो बिहार जुडिशरी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का कहाँ से पढ़ें ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं और उस क्वेश्चन को मैं चाह रहा हूँ करा दूँ। ये मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न नहीं है, इन क्वेश्चन का कलेक्शन किसी न किसी गाइड और किसी न किसी मैगजीन से ही होगा। तो इस गाइड से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर लें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है, क्योंकि एक ही पार्ट में करने पर बहुत बड़ा लेक्चर हो जाता है, तो बहुत बड़ा लेक्चर आपको झेलाऊ हो जाएगा। तो क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है क्या, कि नहीं पहुँच रही? मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप लोगों तक? आयुषी पांडे, गजला खान, राकेश कुमार, लाडली, अतुल वैभव, कोमल तिवारी, नेहा, रंजना, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, ठीक है ठीक है। चलें तो फिर बिना देर किए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये अनअकैडमी का ये प्लेटफार्म है, और इस अनअकैडमी के प्लेटफार्म पर आपको उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी जस्ट, आप लोग जस्ट उत्तराखंड जुडिशरी के एग्ज़ाम में आप अभी अपीयर होने वाले हैं, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और 26 अप्रैल को इसका टेस्ट है। और एक टेस्ट तो हो चुका है, दूसरा, और ये मात्र 99 रुपये में ही टेस्ट है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। एकलव्य जुडिशियरी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अनअकैडमी पर परेशान रहते थे कि हिंदी के लिए बैच नहीं शुरू हो रहा, तो ये एकलव्य जुडिशियरी हिंदी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 27 अप्रैल से। तो ये कुछ एजुकेटर हैं जो कि आपको इस बैच में पढ़ाएंगे हिंदी में। इस बैच का लाभ आप ले सकते हैं। उसके अलावा मिशन यूपी जुडिशियरी और अदर एमपी जुडिशरी और अदर स्टेट के लिए टारगेट बैच, एक अच्छा कम्प्रिहेंसिव बैच चल रहा है, 20 अप्रैल से ही शुरुआत हुई है उसकी, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा रैंक इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यूपी जुडिशियल सर्विस के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज है, पंजाब के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारथी बैच कम्प्रिहेंसिव बैच है, 1 साल के लिए है ये, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं बिहार जुडिशियल, गुजरात जुडिशियल सर्विस, उत्तराखंड की, उसका लाभ तो आप ले ही सकते हैं। बाकी लिंकिंग रेगुलर बैच 3 अप्रैल से शुरुआत हुई है, ये सारी चीज़ें आप लाभ ले सकते हैं। बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं टाइम पे आ जाऊंगा, इसी वजह से मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, नहीं तो मैं अक्सर प्रॉमिस करके गायब हो जाता हूँ, तो वो ठीक नहीं है। तो इस वजह से ही मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोग वेट कर रहे होंगे तो ठीक नहीं है वेट कराना। आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि हर 2-4 दिन के बाद एक ठो कोई ना कोई थोड़ा सा सर भारी तो शरीर भारी। तो जेनी चंद्रा को भी गुड आफ्टरनून, गजला गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून अजय, और शान व नेहा गुड आफ्टरनून। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्न की। नहीं, इतनी नहीं है, थोड़ी सी भारी भारी सा लग रहा है, और आजकल बहुत मौसम फ्लक्चुएट कर रहा है ना, कभी जाड़ा लगने लग रहा है, कभी लू लगने लग रहा है, तो ये सब बॉडी एडजस्ट कर नहीं पा रही। चलिए, जितना देर कर पाएंगे किया जाएगा, लेकिन कम से कम होना चाहिए था ये, इसलिए मैंने इसको कर दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे पहला प्रश्न। बस बस वही। हाँ, हाँ, चलें तो शुरुआत करें। पहला प्रश्न आपके सामने यही है कि किसने प्रशासनिक विधि को इस रूप में परिभाषित किया है कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है, यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। कई बार सवाल आया है ये बिहार में। ये किसका है? आइवर जेनिंग्स का, एवी डायसी का, कि केनेथ कल्प डेविस का, कि ग्रिफिथ का? इस स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि यह प्रशासन से संबंधित विधि है, प्रशासनिक विधि को प्रशासन से संबंधित विधि। कितना आसान है। और प्रशासनिक प्राधिकरणों के गठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। तो आइवर जेनिंग्स का नाम भी सुना सा है और अच्छा सा परिभाषा भी है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कानून एक विकासशील समाज में सत्ता के पैथोलॉजी का एक अध्ययन है। सार्वजनिक शक्ति धारकों की जवाबदेही शासन के लिए फॉर्मुलेशन का केंद्र बिंदु। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी थी ये परिभाषा दी थी डेविस ने दी थी। ठीक, हाँ। तो क्या है, देखिए कोई भी जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ी तो डेफिनेशन तो याद होगी नहीं, हम जानते हैं, और जरूरत भी नहीं है जब तक कि आपने मेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं चुना। तो कुछ न कुछ एक कीवर्ड उस डेफिनेशन का चुन लिया करिए। जैसे सत्ता में पैथोलॉजी का अध्ययन है, पैथोलॉजी सबने नहीं कहा होगा, है ना। तो सत्तालॉजी, अरे पैथोलॉजी जो है वो डेविस वाली परिभाषा है। बस हम आप सत्ता खोजिए, अरे पैथोलॉजी खोजिए, तो पैथोलॉजी तो सब लोगों ने नहीं कहा होगा। तो इसी तरीके से डेविस हो गए। ये आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं की शक्तियों तथा प्रक्रियाओं, खास तौर पर प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक निरीक्षण से संबंधित विधि है। यह प्रशासनिक विधि की परिभाषा किसने दी? आइवर जेनिंग्स, गार्नर, केसी डेविस, क्वेट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केसी डेविस का। गुड आफ्टरनून बबलू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसी डेविस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासनिक विधि को विधिशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में विशेषकर भारत में निम्नलिखित में से किस शताब्दी के दौरान मान्यता मिली थी? 17वीं, 18वीं, 19वीं की 20वीं? कौन सी शताब्दी में है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20वीं शताब्दी में। हाँ, 20वीं शताब्दी में भारत में प्रशासनिक विधि को मान्यता कब मिली? 20वीं शताब्दी में। चलिए अगला कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न पढ़ लीजिए, आगे ऑप्शन होगा कि किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता। क्या है कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान में कानून के शासन से ऊपर नहीं हो सकता। ये कौन सी केस में कहा गया था? आपके सामने ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर एडीएम जबलपुर वर्सेस सेवकांत शुक्ला की केस है। हालांकि आप लोगों से अगर पूछा जाए तो वो इसमें सबसे प्रॉपर आंसर जो होता है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की केस में कहा था कोर्ट ने, है ना। अगर ऑप्शन में होता तो उसी को आप लगाते। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण की केस है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसी केस में कहा गया था। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण क्या है? संसदीय नियंत्रण, प्रक्रियात्मक नियंत्रण की न्यायिक नियंत्रण के उपयुक्त सभी? प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया। प्रतिनिधि कानून नियंत्रण क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। गुड आफ्टरनून। प्रतिनिधि कानून का नियंत्रण पूछ रहा है ना, प्रत्यायोजित विधान थोड़ी पूछ रहा है। प्रत्यायोजित विधान पर जो नियंत्रण है वो संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण सब होते हैं, है ना। और प्रतिनिधि कानून पर नियंत्रण प्रक्रियात्मक नियंत्रण। मीनो गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं इन प्रश्नों पर हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तुरंत अभी हम कुछ क्वेश्चन करा लेंगे तो आपको फिर से, इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगली बार आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक कानून के तहत सशर्त विधायन
अधीनस्थ विधायन के रूप में भी लागू जाना जाता है। अधीनस्थ अधिकारी कानून बनाने के समय अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। सापेक्ष के रूप में भी जाना जाता है। कार्यकारिणी के नियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, क्योंकि नियम बनाने की शक्ति उसमें निहित नहीं है, न तो ए न तो बी, ए और बी दोनों। बड़ा खतरनाक है ना ये। नमस्ते रितिका, इसमें ऑप्शन नंबर बी है। मैं जानता हूं आप लोगों को नहीं आ रहा जिस गाइड में है, और ये ऑप्शन नंबर बी है। और बिहार जुडिशरी में ये पूछा भी है। बिहार जुडिशियल सर्विस में ये 2016 के पेपर में पूछा भी है। बड़ा कठिन था 2016 का में परीक्षा देना। एक तो बड़े बड़े प्रश्न थे, और दूसरी चीज क्या थी कि उसका मतलब तक समझ में नहीं आ रहा था। बी। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये भी सब बिहार में पूछे गए प्रश्न हैं, क्योंकि देखिए और कहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछता नहीं, तो इसलिए कुछ प्रश्न जो होंगे वो बिहार में पूछे गए ही होंगे, और कहीं तो पूछेगा नहीं। प्रशासनिक कानून प्रशासन से संबंधित कानून, यह संस्था शक्ति और प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ये किसका स्टेटमेंट है? आइवर जेनिंग्स, केसी डेविस, ओपनहुड, कीथ। ये मुझे बहुत अच्छा प्रश्न लग रहा है। याद हो जाएगा बेटा। अभी हम 20 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको फटाक से रिवीजन करा देंगे 20 क्वेश्चन का, फिर 20 कराएंगे, फिर रिवीजन कराएंगे। हम लोग 50 क्वेश्चन एक दिन में करें, लेकिन 50 क्वेश्चन करें तो थोड़ा सा याद हो जाए। देखिए आइवर जेनिंग्स आया ना, रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ध्यान आया कि नहीं? सबको आया होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि कितनी अच्छी आइवर जेनिंग्स की डिफिनेशन है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है, और उसके कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों का, शक्तियों का उल्लेख करता है। हो गया आइवर जेनिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल याद नहीं, और अभी हम रिपीट कराएंगे तो आपको याद आ जाएगा। देखिए ये है अगला प्रश्न, पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़िए। कथन है कि भारतीय संविधान अत्यंतिक कठोरता के साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता। कारण क्या है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही भी है, और आर उसका सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं अपितु कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों के संचालन व नियंत्रण से, ये किसकी परिभाषा है? प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं है, बल्कि कार्यों पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के शक्तियों के संचालन तथा नियंत्रण से। ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेड ने कहा था ये। वेड। नेक्स्ट, विधि के शासन का मतलब है प्रकृति का नियम, प्रक्रिया का नियम, मनुष्य का नियम, कि कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। विधि के शासन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर डी, कानून की भावना की व्यापकता और मनमानीपन से बचना। नेक्स्ट, डायसी के अनुसार कानून के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जा सकती है? डायसी के अनुसार कानून का शासन के अर्थ की चर्चा किसके अंतर्गत की जा सकती है? कानून के बाद समानता, कानून के तहत नियमों की समानता, कानून के तहत समानता, कि कानून के समक्ष समानता। क्या है ये? तो बताने लायक प्रश्न है ना। आर मिश्रा, रंजना, कोमल, नेहा, लाडली, गजला, राकेश। हाँ बिल्कुल आप बता रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता। ये भी डायसी का रूल है ना, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन बिहार में पूछे वाले ही हैं, देख रहे होंगे आप लोग। कुछ को मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन कुछ बचे रह गए हैं।
पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम है। पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम है क्या? सामान्य देयता परीक्षण, आपराधिक देयता परीक्षण, उचित संभावना परीक्षण कि सामूहिक उत्तरदायित्व परीक्षण? कभी कभी क्या होता है ना कि न्यायालय भी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होती है, तो उसके लिए उचित संभावना परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी। नमस्ते यार मिश्रा, नमस्ते। संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के बीच समानता बताइए। संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून के बीच समानता कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून निजी कानून है कि दोनों उच्चतम मानदंडों को विनियमित करते हैं, कि दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के संगठन को सुप्त सरकार के कार्यों से संबंधित है, दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून। अगला प्रश्न आपका ये है कि अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने कानून के शासन के कई अर्थ दिए, तदनुसार सही विकल्प चुनिए। कानून के निश्चित नियम, विवेक का बहिष्कार, ए और बी दोनों, न तो ए न ही बी। तो ये आपका हो जाएगा, अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में केसी डेविस ने क्या कहा है, बहुत से अर्थ दिए हैं, उसमें से इनका एक है कि कानून के निश्चित नियम और विवेकीय नियमों का बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन आपका बहुत फेवरेट ऑप्शन भी होता है जनरली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाई पर भी लागू होते हैं? जिसने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा उसके लिए तो ये प्रश्न समझ में आए ना आए, ऑप्शन याद होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत लोकप्रिय केस है ये, AK क्रैपअप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नेचुरल जस्टिस से संबंधित है। एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। अगला प्रश्न है आपका ये, हाँ 4 तारीख से स्टार्ट होगी TPA वाली क्लास। प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद को वैधता के सवाल पर सीमित रखना है। न्यायिक समीक्षा के क्या आधार है? प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करते समय न्यायालय का कर्तव्य खुद की वैधता के सवाल पर सीमित रखना है। तो ये न्यायिक समीक्षा जो की जाती है इसके आधार क्या है? कानून एक त्रुटि या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन या बिना किसी कारण के निर्णय, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका प्यारा सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसका पढ़िए। इसका प्रश्न है आपका कि राज्य के संविदात्मक दायित्वों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार
एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, निम्न में से किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए? कठिन सवाल। राज्य के संविदात्मक दायित्वों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक अनुबंध को वैध बनाने के क्रम में जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में है, किस शर्त को पूरा किया जाना चाहिए? क्या लग रहा है आपको सही ऑप्शन? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कि किया गया अनुबंध राष्ट्रपति या सरकार की ओर से जैसा संभव हो क्रियान्वित। यही करिए कि जब कुछ ना समझ में आए तो एक से अधिक ऑप्शन वाला लगा दिया करिए। देखिए, मैं जानता हूं बहुत बोरिंग पार्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें हवा न लग रही हो, जिसमें प्रश्नों का उत्तर न आना एक अलग बात है, लेकिन प्रश्नों को न समझ पाना ही इसमें बड़ी दिक्कत है। लेकिन फिर भी आखिर करना तो पड़ेगा ना। 15 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आएंगे लगभग, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ संभावित क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। सारे ऐसे बोरिंग नहीं होते हैं, कुछ रेट वगैरह पर जब क्वेश्चन आएंगे तो वो अपने रेंज में रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है? रूढ़ि, प्रत्यायोजित विधान, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित आदेश, समितियों और आयोगों के प्रतिवेदन। क्या है? प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है, मूल स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूढ़ि मूल स्रोत नहीं। नेक्स्ट, ये है आपका अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? किसके लिए? प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था? प्रोमिजरी स्टॉपेल और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, प्रोमिजरी स्टॉपेल और न्यायिक उम्मीदों का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण, न्यायिक सक्रियता और विधि के शासन का सिद्धांत। प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न में से किस धारा में अधिनियमित किया जाता है? प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेजी जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न में से किस धारा के अंतर्गत लगाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ना। कोई दस्तावेज न दिखाने की बात तो सी में है ना, इसी में है ना। सेलस पापुरी सुप्रीमा लेक्स, सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स मतलब जनता का कल्याण ही सर्वोच्च विधि है। अब रिवीजन करा दूं, इतना 21 को रिवीजन करा दूं, फिर उसके बाद करेंगे। अच्छा 25 तक कर लेते हैं तो रिवीजन करा दें। प्रत्यायोजित विधायन होता है कार्यपालिका विधान, विधायी विधान, न्यायिक विधान, अर्ध न्यायिक विधान। ये तो कर लेंगे। अब आपके रेंज में क्वेश्चन आ गए, रेंज में आ गए ना। प्रत्यायोजित विधान का मतलब कार्यपालिका विधान को कहते हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि के स्रोत में कौन सा नहीं है? न्यायिक निर्णय, अध्यादेश, वाद रिपोर्टर, प्रत्यायोजित विधि। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक विधि का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्यायोजित विधायन यानी विधि निर्माण पर नियंत्रण का कौन सा साधन नहीं है? प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण कौन से तरीके से नहीं किया जा सकता है? न्यायिक नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण की प्रभावशाली पक्षों से विचार विमर्श। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है
नियंत्रण का ये साधन नहीं है। नेक्स्ट, प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान को कितने प्रकार के होते हैं? प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं आपको, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो इतना बोरिंग पार्ट पढ़ने के बाद फिर से आप पढ़ने नहीं जा रहे। तो इतना मैं रिवीजन करा देता हूं, फिर 25 करा के फिर रिवीजन करा दूंगा आपको। जल्दी से करा देता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं, बस आप देखते रहिएगा इसको। पहला क्वेश्चन में था ना प्रशासन से संबंधित विधि, ऑप्शन नंबर ए आइवर्जेनिंग्स। दूसरा आपने देखा था कि विकासशील समाज में सत्ता की पैथोलॉजी है, क्या है? डेविस। प्रशासनिक विधि, अगली बार से इसको घेरेंगे नहीं ताकि रिवीजन करने में आपको आसान रहे। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक संस्थाओं से संबंधित, केसी डेविस। भारत में प्रशासनिक विधि को मान्यता कब मिली? 20वीं शताब्दी। संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान के कानून में शासन से ऊपर नहीं हो सकता। कौन सा केस था? एडीएम जबलपुर, शिवाकांत शुक्ला। ये आपका अगला प्रश्न है। प्रतिनिधिक कानून पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि इसका उचित ढंग से प्रयोग किया जा सके। कैसा? प्रतिनिधिक कानून पर प्रक्रियात्मक नियंत्रण। ये आपका अगला प्रश्न। ये तो समझे में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसको देख लीजिए, बस फोटो खींच लीजिए आंख से। ये वाला तो पहला ही क्वेश्चन था जो कि फिर से रिपीट हुआ था, आप लोग बता रहे थे, प्रशासन से संबंधित विधि वाला। इसमें आइवर्जेनिंग्स हो गए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान अत्यंतिक कठोरता के साथ शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है। कारण क्या है? कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। सही बात है, ए और बी दोनों सही। नेक्स्ट है संरचना पर नहीं, प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना पर नहीं बल्कि कार्य पर बल देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों वगैरह पर देता है। कौन है ये? वेड है। विधि के शासन का क्या मतलब? कानून की भावना की व्यापकता और मनमानेपन से बचना। कानून के शासन के अर्थ की चर्चा निम्नलिखित के अंतर्गत की जा सकती है। कानून का शासन मतलब कानून के समक्ष समानता। पूर्वाग्रह निर्धारित करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? उचित संभावना परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, ये है आपका संवैधानिक कानून और प्रशासनिक कानून में समानता कैसे होती है? दोनों संवैधानिक और प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेविस ने कानून के शासन के कई अर्थ दिए हैं। सही विकल्प चुनिए, दोनों ले लीजिए। कानून के विवेक का बहिष्कार, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर को प्रशासनिक मामलों में लागू किया था। एक रैपक। प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा करते समय न्यायालय को खुद को वैधता के सवाल पर सीमित रखना चाहिए। इसमें क्या सही था? ए और बी दोनों। ये पढ़िए, इसमें क्या था? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्रशासनिक विधि का मूल स्रोत नहीं है, रूढ़ि मूल सूत्र नहीं है। और आगे क्या है? प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया था नियंत्रित करने के लिए? प्रोमिजरी स्टॉपेल और शक्ति के पृथक्करण। ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्रशासनिक कानून के तहत दस्तावेज जानकारी पर रोक लगाने के लिए विशेषाधिकार निम्न से किस धारा के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, एविडेंस का 123। नेक्स्ट है प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधान। प्रत्यायोजित विधान
के स्रोत में कौन सा नहीं है? वाद रिपोर्टर नहीं है। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण कौन सा साधन नहीं है? मंत्रिपरिषद का नियंत्रण नहीं होता। प्रभाव के आधार पर प्रत्यायोजित विधान कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन संविधान बनने की अवधि के पश्चात भी तय हो सकता है। यह किस केस में तय किया गया था? प्रत्यायोजित विधान पर सबसे पहली केस इनरी दिल्ली लॉज एक्ट आती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर समझ लीजिए पहली केस है, अब 1951 की है तो पहली ही होगी। नेक्स्ट है कि विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन विधान है अधीनस्थ विधान, सशर्त प्रत्यायोजन विधान, व्याख्यात्मक विधान, उपरोक्त सभी। ये आपका हो जाएगा सभी। विषय वस्तु के आधार पर प्रत्यायोजन का विधान जो है अधीनस्थ विधान, व्याख्यात विधान, सशर्त विधान, सब। सुलेखा चौधरी को गुड आफ्टरनून। डाय एडमिनिस्ट्रेटिव को कहा गया है, डाय एडमिनिस्ट्रेटिव को कहा गया है क्या? विधि के शासन का अनुपूरक, विधि के शासन का अनुषंगिक, विधि के शासन का विरोधी, इनमें से कोई नहीं। डाय एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है ना, ये कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, विधि के शासन का विरोधी माना जाता है इसको। ना विरोधी। बच्चों शाम को जो हमने कहा हुआ है हिंदू लॉ वाली क्लास लेने का हिम्मत तो नहीं हो रहा है, मन कर रहा है इसी को 1 घंटा करके खत्म कर लेते हैं, रात को 1 घंटा लेंगे, लेकिन देखेंगे, अभी हम ना नहीं कह रहे हैं। प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। राष्ट्रपति के, संसद के, प्रशासनिक अधिकारियों के उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा पाल, कोमल तिवारी, अतुल वैभव, गजला। बेटा शाम से सोच रहे थे 6:30 बजे से अनअकैडमी पर एमसीक्यू करा दूं। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक विधि विधि की वह शाखा है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा अधिकार के दुरुपयोग को रोकना है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक अच्छा सा क्वेश्चन भी कर लीजिए ताकि मूड फ्रेश हो जाए आपका। क्या है ये? सेम क्वेश्चन हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया ये क्वेश्चन करके? लग रहा है कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तैयार है ना? एक आध तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अगला प्रश्न कि ऐसे कई कानून हैं जो विधायिका से नहीं बल्कि प्रशासनिक कक्षों से आते हैं, इसे प्रतिनिधिक डेलीगेटेड कानून कहा जाता है और यह अर्ध विधायी कानून से अलग, कार्रवाई से अलग है, प्रशासनिक नियम बनाने की शक्ति से अलग है, अधीनस्थ विधान से अलग है, कार्यकारी कानून से अलग है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्यकारी कानून से अलग है। श्वेता सॉरी, कल दरअसल ना जब रात को पढ़ा के मैं खाली हुआ तो कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसके लगातार फोन आने लगे, तो वो दवा ववा बताने के चक्कर में जो है ना मिस हो गया दिमाग से। सुबह उठ के मैंने सबसे पहले आप ही को रिप्लाई करना चाहा तो आपका जो है मैसेज डिलीट था। जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पुस्तक के रचयिता कौन है? ये याद रखिएगा, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये कौन लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर रॉबसन।
प्रोफेसर ऑप्शन नहीं, इतना चेतावनी आपने दिया था कि प्लीज सर देख लीजिएगा, आप संजोग से नहीं देख पाया तो उसके लिए बुरा तो लग जाएगा ना, किसी भी सहनशील व्यक्ति को भी बुरा लग जाए। उस कार्य को चुनिए जिसे प्रशासनिक नियम के तहत प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। क्या प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता? पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति, नियत दिन या अधिनियम का प्रारंभ दिन, मौजूदा कानूनों को लागू करना, सभी प्रावधानों के निलंबन, अधिनियम के प्रावधान लागू करना। देखिए बेटा, अभी हम जो आपको जैसे कंपनी ला कराए थे, कंपनी ला आपने पहले से पढ़ा नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ला के ये सब क्वेश्चन दिखे नहीं होंगे। कोशिश करिएगा कि इसको कई बार पढ़िए। अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं सब याद हो गया। और इसी में से क्वेश्चन अगर फंस गए, कुछ आपने कॉमन सेंस से कर दिए, कुछ रिट वगैरह से आ गए जो कि आपने किए हुए हैं, तो ले दे के आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो नंबर कम आते हैं वो सही बैलेंस हो जाए। क्योंकि जीएस तो मैं जान ही के चल रहा हूं आपका कमजोर है, और जीएस अगर कठिन आ गया तो फिर हालत खराब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वव्यापी प्रभाव देने के लिए शक्ति। क्योंकि अब पूरी तरीके से जो लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, अब यूपी बिहार में जीएस बेस्ड मेरिट हो गई है। जिसको जीएस अच्छा करेगा वो, जो जीएस अच्छा करेगा ना वो निकाल ले जाएगा। लॉ साधारण भी है तब भी, क्योंकि लॉ के पेपर अब आसान आने लगे बिहार में। हालांकि बहुत आसान नहीं आता, बिहार ने अपना अभी तक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, लेकिन अब यूपी में एवरेज आता भी था, इस बार बहुत आसान आ गए एपीओ और जे में। एपीओ में पहले भी आसान आए थे, तो लॉ के पेपर को इतना आसान सब बना दे रहे हैं और जीएस के पेपर को इतना टफ कि लॉ वाला बच्चा है जो है बाहर हो जाए। तो बस जीएस अच्छा है तो समझ लीजिए बोनस है वो। निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक एवं अवैध बताया? प्रत्यायोजित विधान को असंवैधानिक एवं अवैध बताया अमेरिकी न्यायालय ने, कौन सी केस में बताइए? पोल्ट्री कॉर्पोरेशन बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा रिफाइनरी बनाम रेन, कार्टर बनाम मैककार्टर कोल कंपनी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नहीं बेटा, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए, अपने चैनल पे कर दूंगा मैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी आप लोगों से कहने के बाद भी नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कहीं बैठे हैं लोग बात कर रहे हैं, वहां पे मैं अपलोड कर देता वीडियो, लेकिन फिर वहां डाटा नहीं रहेगा ज्यादा। घर पे रहेंगे टाइम नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि जहां तक प्रत्यायोजित विधान के नियंत्रण का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सारभूत अधिकारातीत की प्रविधि में नहीं आता? क्या है? विधान के नियंत्रण का प्रश्न है, अधिकारातीत प्रविधि में नहीं आता, असंवैधानिक है, मुख्य अधिनियम से असंगत है, प्रकाशित नहीं किया गया है, प्रकाशित नहीं किया प्रत्यायोजित सेम है ना, जहां प्रत्यायोजित विधान को प्रकाशन नहीं किया गया है, जहां प्रत्यायोजित विधान प्रकाशित नहीं किया गया, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन सी और डी हो गया। इसमें जाने दीजिए इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के संसदीय नियंत्रण का तरीका नहीं है? प्रत्यायोजित विधान के संसदीय नियंत्रण का तरीका नहीं है। प्रत्यक्ष सामान्य नियंत्रण, प्रत्यक्ष विशेष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या अनुषंगी नियंत्रण। संसदीय नियंत्रण का तरीका नहीं है। इसका ऑप्शन बता रहा है अनुषंगी नियंत्रण। अनुषंगी नियंत्रण, जो मेरे पास संसाधन है उसी के आधार पर मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को, तो उन संसाधनों के आधार पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका ये, गुड आफ्टरनून भीम। गलत उत्तर बताना है। अरे तो अभी तक तो गलते न बता रहे थे, सही कहां बता रहे थे? गलत उत्तर बताना है। भारत में प्रत्यायोजित विधान को
निम्न आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इसमें से गलत ढूंढना है, क्या गलत ढूंढेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भारत में अयुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत बात है। अयुक्तता के आधार पर प्रत्यायोजित विधान को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि गलत उत्तर ही बताना था। हाँ भाई, गलत उत्तर ही तो बता रहे, इतनी देर से गलत बता बता के तो बोर हो गए। प्रत्यायोजित विधान को न्यायालय में निम्न आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन से आधार पर? कि यदि प्रत्यायोजित विधान का मूल अधिनियम से विरोध में है, संविधान के विरोध में है, प्रत्यायोजित विधान द्वारा मूल अधिनियम में प्रक्रिया की अवहेलना की गई है, जनहित के विरोध में है। कौन से आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यायोजित विधान जनहित के विरोध में है, इसके आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, तो जेनी फटाफट सही बता रही, उनको विश्व विजेता वाली फीलिंग आ रही होगी। नेक्स्ट, गलत उत्तर बताना है। देखिए, आप लोगों का फेवरेट ऑप्शन, जिसकी पॉसिबिलिटी आपको सबसे ज्यादा है। गलत उत्तर बताइए। प्रत्यायोजित विधान निम्न प्रकार है: कठिनाई, निवारण की शक्तियां, ब्यौरा को भरने की शक्ति, आपातकालीन विधान, सशर्त विधान। ये आपका हो जा रहा है गलत है। जब बताना है तो ये बताते हैं। नेक्स्ट, फिर गलत उत्तर बताइए। गलत उत्तर बताइए। प्रत्यायोजित विधान के विकास में के निम्न कारण है: संसदीय समय का अभाव, विषय वस्तु की तकनीकी, लचीलेपन की आवश्यकता और लोकहित की मांग। विकास के क्या कारण है? ये गलत उत्तर है। विकास का कारण लोकहित की मांग, ये गलत बात है। लचीलापन तो हो ही है, लचीलापन है ना। लचीलापन की वजह से ही तो है कि भाई विधि बनाना कठिन है, इस वजह से प्रत्यायोजित विधान का प्रचलन बढ़ रहा है कि तुरंत फ्लक्चुएट है, इतनी फॉर्मेलिटी इसमें करनी नहीं होती। और इसके बढ़ने का कारण ये भी है कि विषय वस्तु तकनीकी है, तो तकनीकी विषय पर कैसे विधि बनाएंगे सांसद, क्योंकि वो तकनीकी रूप से तो कहाँ है जानते ही हैं। संसदीय समय का अभाव भी उसको बढ़ने का एक कारण है। तो ये सारे कारण हैं जो प्रत्यायोजित विधान के विकास के कारण है वास्तव में, जबकि गलत उत्तर आपको बताना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित वादों में से किसमें यह कहा गया था कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का लक्ष्य है न्याय सुनिश्चित करना, या यदि नकारात्मक रूप से कहा जाए तो अन्याय को रोकना? किस केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। न्याय सुनिश्चित करना, नकारात्मक रूप से कहा जाए तो अन्याय को रोकना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया था कि भारतीय विधायिका शाही संसद यानी इंपीरियल पार्लियामेंट की अभिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं है? प्रश्न फिर से एक बार सुनिए। कौन सी केस में यह बात कही गई थी
कि भारतीय विधायिका शाही संसद की अभिकर्ता या प्रतिनिधि नहीं। क्वीन बनाम बुमराह, इम्प्रेस बनाम बुरा एंड बुक्सिंग, जतेंद्र नाथ गुप्त बनाम प्रोविंस ऑफ बिहार, इंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या सही स्थिति लग रही है आपको? जब कोई ऑप्शन ध्यान नहीं आ रहा तो क्वीन वर्सेस बुमराह, बुमराह क्रिकेटर है ना, इसको रिपीट जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्व करके छोड़ दें, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप तब उठा रहे हैं और उसका कोई साधन भी नहीं है कि बहुत मटेरियल आपको मिल जाए, तब उठा रहे हैं जब परीक्षा नजदीक आ जा रही है। तो ये भी जिद करेगा ना कि मुझे भी उतना ही सम्मान दीजिए आप, तो वही सम्मान चाहता है। और प्रोफेसर मिल जाता तो उसको बच्चों का श्राप भी लग सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब उसको पता है कि कहीं नहीं पढ़ाया जाता, कहीं के सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों को कहाँ से आएगा। अब पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ऐसा बनाते हैं जैसे लगता है कि 8 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही पढ़ रहे हैं। फीस अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है? फीस आरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकृत किया जाना आवश्यक है? क्या है ये? प्रशासनिक निर्देश, विधायिका का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई बात नहीं नेहा, धैर्य बनाए रखिए, जरूर एकाक्ष सही होगा। और ये पहली बार गलत होगा, दूसरी बार नहीं गलत होगा। ये तो मैं भी मान ही के चल रहा हूं ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ गलत ही होगा। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में अदालत प्रशासनिक कानून के तहत प्रत्यायोजित विधान की वैधता तय करती है और कुछ प्रमाण तय करती है। उपर्युक्त वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? मूल अधिकारातीत प्रमाण, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत प्रमाण से, कि जहां मूल अधिनियम असंवैधानिक और प्रत्यायोजित विधान असंवैधानिक है। ए और बी दोनों, न ही ए न ही बी। ऑप्शन नंबर सी, घबरा गए आप लोग, ए और बी दोनों लगाना है। आशा पाल जी, बहुमत को देखा करिए आप, जब दोनों हो तो दोनों लगाइए। फिर प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा रही है इंग्लैंड में, भारत में, अमेरिका में, भारत एवं अमेरिका में। कहां बाधा रही है? भारत और अमेरिका दोनों में प्रत्यायोजन में संवैधानिक बाधा कहां कहां रही है? भारत और अमेरिका दोनों। देखिए, अगर बिहार में 150 प्रश्न ला के आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, तो अभी भी एक सब महीने का समय है आप लोगों के पास। कोशिश करिए कि उसके 125 से कम का टारगेट लेके मत जाइए। सही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 125, क्योंकि इस बार इससे नीचे रहने में बड़ा रिस्की रहेगा। 150 के आसपास खाली सीट है और 150 सीट में फाइटर बहुत हैं। ये ऑनलाइन जो कोचिंग शुरू हो गई सब ना, तो बच्चों के प्री अच्छा हो गया। कॉन्सेप्ट भले ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में वही चीज है बस, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। तो कॉन्सेप्ट भले ना हो, लेकिन प्री में स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा चला जा रहा है। किस सीमा तक संसद अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकती है? इस पर कोई सीमा नहीं। आवश्यक शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, संसद अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती, संसद उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर अपनी कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है। क्या क्वेश्चन सही होगा? 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
आवश्यक शक्ति प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। किस सीमा? संसद अपनी शक्तियों को, आवश्यक शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती। ये कौन सी केस में कहा गया था मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे ये प्रश्न जरूर आएगा, ये कई बार रिपीट है कि संसद अपनी आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती। ये बात किसी केस में कही गई थी, वो केस जरूर आएगा आगे किसी न किसी क्वेश्चन में। प्रत्यायोजित विधान को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में मान्यता प्राप्त हुई थी? याकुस संयुक्त राष्ट्र संघ, शेर पोल्ट्री मामला, आर बनाम हेलिडे, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर याकुस बनाम संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि शेर पोल्ट्री मामला वगैरह जो है था उसमें तो नहीं मान्यता मिली थी ना। शेर पोल्ट्री मामला वगैरह जो था उसमें मान्यता नहीं मिली थी, और यहाँ क्या कह रहा है? मान्यता प्राप्त हुई है प्रत्यायोजित विधान को। नेक्स्ट कर लेते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु विभिन्न समितियां गठित होती हैं। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यायोजित विधान हेतु समितियां गठित होती हैं। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5, 10, 12, 15। ऑप्शन नंबर डी 15। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किस आधार पर प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता? कौन सा ऐसा आधार है जिसमें प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार नहीं दिया जा सकता? सामर्थ्यकारी अधिनियम संविधान के अधिकारातीत है। प्रत्यायोजित विधान संविधान के अधिकारातीत है। प्रत्यायोजित विधान सामर्थ्यकारी अधिनियम के अधिकारातीत है। प्रत्यायोजित विधान कतिपय प्रावधानों के अधिकारातीत है। इसमें से आपका क्वेश्चन क्या है? अविधिमान्य करार नहीं किया जा सकता। क्या सही है? प्रत्यायोजित विधान कतिपय प्रावधानों के अधिकारातीत है। नेक्स्ट सही उत्तर बताना है। प्रत्यायोजित विधान को भूतलक्षी प्रभाव तभी दिया जा सकता है जब संविधान इसकी अनुमति दे, मूल अधिनियम इसकी अनुमति दे, इसके लिए पर्याप्त न्यायोचितता हो, मूल नियम इसकी अनुमति दे और इसके लिए पर्याप्त न्यायोचितता हो। क्या सही ऑप्शन लग रहा है? यस, सुलेखा सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यायालय इसकी अनुमति दे, अरे मूल नियम इसकी अनुमति दे और इसको लगाए जाने की पर्याप्त न्यायोचितता हो। देखिए आज के सेशन में हम लोग 65 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, ठीक? फिर आगे कल वाले में करेंगे, परसों वाले में 3 पार्ट में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रखा हुआ है। तो आज चूंकि पहला दिन था और क्वेश्चन भी बड़े बड़े थे तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, और कल और परसों वाले में उतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि प्रश्न उतने बड़े बड़े नहीं रहेंगे। तो निम्न 65 तक कर लेते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के नियंत्रण के लिए उपलब्ध नहीं? न्यायिक नियंत्रण, विधायी नियंत्रण, प्रभावित हितों से परामर्श, मंत्रियों की समिति द्वारा नियंत्रण। प्रत्यायोजित विधान के लिए नियंत्रण कौन सा नहीं है इसमें? ये एक बार क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका। मंत्रियों की समिति द्वारा नियंत्रण ये नहीं है उसके लिए। वेरी गुड, आप लोगों को याद भी है। निम्न में से कौन प्रत्यायोजित विधान नियंत्रित कर सकता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायिका, राज्यपाल। प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण कैसे हो सकता है? इसका नियंत्रण कर सकती है विधायिका, क्योंकि संसदीय नियंत्रण होता है ना। हाँ, प्रत्यायोजित विधान एवं सशर्त विधान में अंतर बताने वाली कौन सी केस है? ये भी बड़ी बार पूछा गया है। प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान में अंतर। इंदर सिंह बनाम राजस्थान, इनरी दिल्ली लॉज एक्ट, यतीन्द्र नाथ गुप्ता बनाम नरोत्तम दास, हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया।
हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या है? हमदर्द दवाखाना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। वाह, ये देखिए आप लोगों को याद है, ये केस कई बार पूछी है, रिपीटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधायन के संबंध में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए। क्या सिद्धांत प्रतिपादित किए? ऑप्शन ए कहता है कि प्रत्यायोजित विधायन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं। बी कहता है प्रत्यायोजन की शक्ति विधायी शक्ति से नहीं जुड़ी है। सी कहता है प्रत्यायोजित विधान की शक्ति पर यह प्रतिबंध है कि आवश्यक विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। एक देखिए सही बता रहे हैं ना आप लोग, सही है ना? ये तो बता ही देंगे। कि आवश्यक विधायी शक्तियों को प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, ये बात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये बड़ा भी तो है, बड़ा भी है आपका। प्रत्यायोजित विधायन का वर्गीकरण होता है सामान्य एवं असामान्य, सामान्य एवं हेनरी अष्टम खंड, सामान्य तथा न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन, सामान्य असामान्य हेनरी अष्टम खंड और न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन का। देखिए ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और समझ में ना आए तब भी कोई बात नहीं है, इसको कर लीजिए। सब सही हो रहा है, वाह बेटा वाह। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य असामान्य हेनरी अष्टम खंड और न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन करने वाला। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रत्यायोजन विधायन का प्रकाशन होना आवश्यक है, यह किस नियम किस वाद में कहा गया था? सर्वप्रथम प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन होना जरूरी है। हारला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इनरी दिल्ही लॉज एक्ट, द्वारिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश, हरिशंकर बागला बनाम मध्य प्रदेश। प्रकाशन, प्रकाशन मतलब हारला, हारला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रकाशन होना चाहिए। प्रत्यायोजित विधायन के बाइबल के रूप में किस केस को जाना जाता है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? ये देखिए कौन सी केस है ये। यह निर्णय दिया गया था कि शक्ति पृथक्करण भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली भूमि अधिनियम के विषय में। दिल्ली भूमि अधिनियम के विषय में। कुछ बच्चे ये आकार को देखने में परेशान थे कि नीचे जो आंसर दिख रहा है वो आंसर क्या लिखा है आखिर। कनिका गुड आफ्टरनून, क्या लिखा है, नहीं उसी पे दिमाग लगाते रह गए। तो ए तो लग नहीं रहा, बी लग नहीं रहा, सी है नहीं, अरे सी हो सकता है क्योंकि डी तो है नहीं। तो ऑप्शन तो आप वैसे भी पता लगा सकते थे। ये आपका अगला प्रश्न है कि प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन की अध्यापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए किसी भी प्रकार से, औपचारिक रीति से सरकारी गजट में, सभी स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में, प्रमुख भाषाओं के समाचार पत्रों में। प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन की अध्यापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए। कैसे? आप लोगों का समय मेरे साथ दिन का कितना घंटा बीतता है हमको पता नहीं है। आप लोग अपने घर वालों के साथ केवल झगड़ा करने के लिए ही फुर्सत पाते होंगे, अन्यथा 4-5 घंटे मेरे साथ बिताते हैं। उसके अलावा खाना पीना खाते होंगे, थोड़ा आराम करते होंगे, फिर उसके बाद कुछ परिवार वालों के साथ लड़ाई भी तो करनी जरूरी है। 58 नंबर क्वेश्चन,
क्या सवाल बता रहा था? ये है किसी भी प्रकार से उसका प्रकाशन हो सकता है। राइट है ना? जानते हैं कि अब जब 5 घंटा हमसे दिमाग चटवाएंगे तो घर वाले पे तो सहमत आएगी ना। किन मामलों में विधायिका द्वारा कंकाल विधायन द्वारा प्रत्यायोजित विधान को मान्य किया गया था? विधायिका द्वारा कंकाल विधान द्वारा प्रत्यायोजित विधान को मान्य किया गया था। ये केस आपके सामने है और उसमें सही बताना है केस। हरिशंकर बागला बनाम एमपी। नहीं नहीं, ये नहीं है, मैं कारण नहीं हूं। नहीं, घर में तो शांति व्यवस्था काम इसलिए भी कायम होगी क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले गिफ्ट मिला होगा, तो इसलिए भी शांति व्यवस्था कायम रह सकती है, वजह है ना। नेक्स्ट है कि प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन की अज्ञापकता के संदर्भ में नियम यह है कि उसका प्रकाशन होना चाहिए। ये तो प्रश्न कर चुके हैं आप लोग किसी भी प्रकार से, अभी थोड़ी देर पहले था। प्रत्यायोजित विधान से संबंधित वाद भारत संघ बनाम नरेंद्र कुमार किस संबंध में था? भारत संघ बनाम नरेंद्र कुमार। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? वही, प्रकाशन समुचित रीति से होना चाहिए। प्रकाशन समुचित रीति से होना चाहिए। नेक्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन है कि साधारणतया प्रत्यायोजित विधान को निम्नलिखित प्रकार का ही प्रभाव दिया जाना चाहिए, भविष्य लक्ष्य कि भूत लक्ष्य, ये दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यायोजित विधान को प्रभाव कैसा दिया जाना चाहिए? देखिए, प्रत्यायोजित विधान को प्रभाव कैसे दिया जा सकता है, तो भविष्य लक्ष्य भूत लक्ष्य दोनों हो सकता है, लेकिन क्या लिखा है, साधारणतया इसका क्या होता है, तो साधारणतया जो होगा वो भविष्य लक्ष्य ही होगा। नेक्स्ट, ये है आपके सामने आपका ऑप्शन कि सशर्त विधान के बारे में कौन सी बात सत्य है। सशर्त विधान और प्रत्यायोजित विधान एक ही चीज है। प्रत्यायोजित विधान से इस तरह भिन्न है, इसमें केवल पहले से बने विधि को लागू करने की शक्ति दी जाती है। ऐसे विधान की शक्ति है जो प्राधिकारी पर शक्ति का उपयोग के पहले राजस्व की शर्त लगाती है, पर से कोई नहीं। ठीक, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान के शीर्षक पर आधारित वर्गीकरण में नहीं आता? नियम, विनियम, विज्ञप्ति, आदेश। प्रत्यायोजित विधान के शीर्षक पर आधारित वर्गीकरण में नहीं आता है। ये है आपका आंसर हो जाएगा नियम, विनियम, आदेश। कौन सा नहीं आएगा? विज्ञप्ति नहीं आएगी। 3 दिन में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जितने भी क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे। आज तो कम क्वेश्चन हो पाया, कल वाले में, परसों वाले में थोड़ा ज्यादा होंगे, क्योंकि ऐसे छोटे प्रश्न रहेंगे तो इसको करना भी आसान रहेगा। चलिए, तो फिर आगे है, और सारे मैं बिहार के कराई दूंगा, और क्या करूंगा कि मैं इसको अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से जो है जब भी मन करे रिवीजन करने का तो उसको सेव कर लीजिएगा, जब मन करे उसको रिवाइज करते रहिएगा। तो रिवाइज करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। अब चूंकि अगर एक ही क्लास होती तो ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि पहले हम कहते हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ लीजिए, और आप पढ़ के आइए, और एक दिन वो क्लास में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के उन्हीं प्रश्नों में से सवाल आपसे पूछे जो आपने पढ़े हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट तैयार है नहीं,
तो इसी बहाने इसी प्रेशर में आपको याद हो जाएगा। तो वही प्रश्न मैं पूछूंगा जो उसमें है, तो वो अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। लेकिन इसका मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता, आप पढ़िए, देखेंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोजित विधान को अविधिमान्य करार देने का समुचित आधार नहीं हो सकता? अयुक्तयुक्तता, मनमानापन, भेदभाव, अप्रभावकारिता। अविधिमान्य करार देने का समुचित आधार नहीं हो सकता। अप्रभावकारिता, नहीं नहीं, अप्रभावकारिता नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप तो खत्म कर देना है ना यहीं पे। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल मिलेंगे तो इससे आगे के प्रश्नों की चर्चा होगी हम लोगों की। ठीक, हाँ, आप सबको थैंक यू। मिलते हैं कल के क्लास में, अरे कल यूट्यूब के क्लास में। और जो बच्चे अनअकैडमी पर क्लासेस लेते हैं वो हिंदू ला की कोशिश करूंगा कि आज शाम को मैं कर लूँ, अगर तबीयत ज़्यादा खराब नहीं रही तो हिंदू ला के प्रश्न हम लोग करेंगे MCQ। ठीक है, बाय बाय भीम, बाय बाय लाडली। नेहा, कोमल, श्वेता, गजला। हाँ बेटा, कोशिश करेंगे कि कर लें 6:30 बजे से। ठीक है, तो बाय बाय किया जाए फिर। ठीक है बच्चों, बाय बाय।